अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने हॉजकिन लिम्फोमा स्टार्ट किया था जिसमें मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन आपको करा दी थी और हम पैथोजेनेसिस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाकी जो लिम्फोमाज होते हैं हम सारे जो भी हमने पढ़े उनमें हम ये कहते हैं पहले कि इसमें फलानी म्यूटेशन है, इसमें ये म्यूटेशन है, इस जीन में म्यूटेशन थी। हॉजकिन लिम्फोमा इज डिफरेंट क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा में हमने इसको इसकी म्यूटेशन की बेस पे क्लासिफाई नहीं किया था, हमने हॉजकिन और नॉन हॉजकिन का डिफरेंस ही उसके जो आरएस सेल्स हैं उस बेस पे किया था और उसके पैटर्न पे कि वो किस तरह से वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं। जो इसकी पैथोजेनेसिस है ना वो तो बहुत अरसे तक अनडिस्कवर्ड थी, लेकिन जब कुछ जाहिर सी बात है रिसर्च बहुत ज़्यादा की गई, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स को देखा गया तो हमें ये पता चला और ये बात अब कंफर्म है कि क्या प्रॉब्लम हॉजकिन लिम्फोमा में आती है। आपको पता है कि जब भी मैंने आपको पहले भी ये प्रोसेस बताया था, एक प्रोसेस मैं भी बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने ऐसे कहा था जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो हमारे पास या जाहिर सी बात है एंटीजन के रिजल्ट में एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होती ही होती हैं, ठीक है। वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमने पढ़ा है कि एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, IgM, G, D वगैरह। एक से दूसरी क्लास में जब एंटीबॉडी चेंज होती है, मतलब IgM और एंटीबॉडी की जगह IgG आ जाती है, इसको हमने कहा था कि एक प्रोसेस होता है क्लास स्विचिंग। उसके बाद हमने कहा था कि जो एक एंटीजन भी है मेरे पास उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, मतलब सपोज हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह के एंटीजन एग्जिस्ट करें। मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास अगर एक दफ़ा मुझे इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का, तो दूसरी दफ़ा हो सकता है कि उसका हल्का फुल्का कोई बदला हुआ स्ट्रेन आके मुझे इन्फेक्ट कर दे जिसको बॉडी नहीं जानती पहले से। तो हर दफ़ा एक नया एंटीजन जो बॉडी के अंदर आ जाता है जिसको बॉडी ने पहले से नहीं जाना हुआ होता, या फिर कोई भी नया एंटीजन, जैसे मुझे कभी ज़िंदगी में अगर हर्पीस का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो हर्पीस मेरे अंदर अगर आता है मेरी बॉडी में तो मेरे लिए तो नया इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो जब कोई नया इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तो ये तो नहीं है ना कि हमारी बॉडी के बी सेल्स को पहले से पता होता है कि यार ये इन्फेक्शन आएगा। अब बॉडी के बी सेल्स के पास जब पता चलता है उन्हें कि यार कोई नई चीज़ आई है तो उनके जो सरफेस है उसके एंटीजेंस आपस में एक दूसरे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके मतलब अपने अंदर ऐसी म्यूटेशन उनके अंदर आती है कि वो खुद को उस एंटीजन से रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अपने अंदर उस एंटीजन की शनाख्त को स्टोर रखते हैं कि आइंदा वो वाला सेम एंटीजन आए तो मुझे पता हो कि यार ये चीज़ आई थी और मैं उसे हमला कर सकूं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है कि आपके बी सेल्स बॉडी के उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने अंदर म्यूटेशन ला के उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, कि जाहिर सी बात है कि वो जब तक अपने अंदर उसके हिसाब से अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है मेरे पास बी सेल पड़ा हुआ है हेपेटाइटिस का तो वो कभी भी हर्पीस को तो एक्ट नहीं कर सकता। मेरे पास बी सेल जब तक हर्पीस के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा वो तब तक हर्पीस के वायरस को अटैक नहीं कर सकता। इसलिए वो जब तक अपने अंदर म्यूटेशन नहीं लाते थोड़ी बहुत और वो उस सेल को आइडेंटिफाई करके जो बाहर से आगे उस पर अटैक नहीं करते तब तक वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो बी सेल वो अपने अंदर एंटीजन के हिसाब से मॉडिफिकेशन लाते हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है एक, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है और इसमें नाम म्यूटेशन का आएगा, लेकिन ये वो वाली म्यूटेशन नहीं है जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, ये वो म्यूटेशन है जो कि एंटीजन के लिए बी सेल्स करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था शुरू में इन सारे लिम्फोमास के कि ये क्लास स्विचिंग का प्रोसेस और ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन ये एक चेंज होने का प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर म्यूटेशंस आना और कोई ऐसी म्यूटेशन गलती से आ जाना जो कैंसर की तरफ ले जाए बहुत कॉमन होता है और एक्चुअली आपके हॉजकिन लिम्फोमा में यही हो रहा होता है कि देयर इज सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। और जितने आपको पता है ये प्रोसेस हो रहा है, जो आपको मैंने लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बताया था ना उसमें मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपल लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर जिनके अंदर होते हैं हमारे पास बी सेल्स। उसमें मैंने लिम्फोइड फॉलिकल के बताया था कि आपको सेंटर में होते हैं आपके जर्मिनल सेंटर और इसके मार्जिन को हम कहते हैं मेंटल जोन। मार्जिन में जो बी सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और जर्मिनल सेंटर में एक्टिव बी सेल्स होते हैं। और ये जो आपका क्लास स्विचिंग और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का प्रोसेस होता है ये जर्मिनल सेंटर में चल रहा होता है। तो जर्मिनल सेंटर बी सेल्स सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के प्रोसेस के दौरान कोई गलती से ऐसी म्यूटेशन एक्वायर कर लेते हैं कि वो अपने अंदर आप मतलब एक उसके बाद वो जो प्रोलिफरेशन होती है बी सेल्स की वो एबनॉर्मल शुरू हो जाती है और फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हॉजकिन लिम्फोमा जैसे फीचर्स आने लग जाते हैं। तो हॉजकिन लिम्फोमा के जो हमने रीड स्टर्नबर्ग सेल की स्टडी की उससे पता चला कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी, ठीक है। फिर मजीद स्टडी की गई, रीड स्टर्नबर्ग सेल को देखा गया तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 70% हमने ये फाइंड किया है कि जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हम देखते हैं उन सब के अंदर एप्स्टीन बार वायरस भी हमें मिला है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऐसा वायरस है जो मोस्टली लो इम्यूनिटी जगहों पर अटैक करते हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एड्स के पेशेंट होते हैं या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज उन पर मेनली ये वायरस अटैक करता है।
अब जब रीस्टर्नबर्ग सेल्स के अंदर एप्स्टीन बार वायरस को देखा गया तो अब ये जानना जरूरी था कि क्या एप्स्टीन बार वायरस ने पहले इन्फेक्ट किया था और फिर उसकी वजह से म्यूटेशन आई है, मतलब सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा था और उसमें म्यूटेशन आ गई, या फिर एप्स्टीन बार वायरस ने बाद में इन्फेक्ट किया और म्यूटेशन पहले आ चुकी थी। तो जो रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई उनमें अभी तक यही बात ज़्यादा वाजे तौर पर कही जा रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन पहले होता है। एप्स्टीन बार वायरस के लिए बी सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का प्रोसेस उनमें हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाती है, बिकॉज एप्स्टीन बार वायरस इज नॉट एन ईजी वायरस, ठीक है, ये इतनी आसानी से टैकल नहीं होता। तो बी सेल्स के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाती है कि हॉटस्किन लिम्फोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो एप्स्टीन बार वायरस से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। फिर अब चलो हमने ये बात तो इस्टेब्लिश कर ली कि जो हमारा बी सेल्स मतलब जो हमारे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो तो हमने बता दिया कि सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के प्रोसेस से बन रहे हैं। और हमने ये भी कह दिया कि मोस्टली ये होता है कि पहले वायरस जो इन्फेक्ट करता है वो एप्स्टीन बार वायरस होता है और उसकी वजह से बन जाते हैं। लेकिन हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर हम पूरी ऐसे पिक्चर देखें तो उसमें हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं और उसके आसपास मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, मतलब हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा इओसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स और जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। तो वो सारे कहाँ से आते हैं, वो बेसिकली आपका ये बताने वाली बात नहीं है, वही पुरानी बात है कि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एंटीजन आएगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी इन्फ्लेमेटरी जो बॉडी की मतलब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो तो एक्टिवेट होगा ही होगा। तो इसमें हमारे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं वो खुद भी सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपकी जो बॉडी के ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है और मजीद जो इंटरल्यूकिन है, मतलब इंटरल्यूकिन 13 वगैरह, मतलब जो आपके एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं सारे के सारे जो किसी भी इन्फेक्शन में आ जाते हैं, उनकी वजह से ये सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो पैथोजेनेसिस की दोनों बातों को हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहाँ से आए और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट कहाँ से आया। अब ये देखा गया कि ऐसा कैसे, मतलब कोई ऐसी चीज है क्या कि जो कि आपकी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स को, चलो हमने कह दिया कि ये बी सेल नियोप्लाज्म है, लेकिन हमारी बॉडी के टी सेल्स तो ठीक है ना, जब टी सेल्स को नजर आ रहा है कि कोई चीज आई हुई है तो वो क्यों नहीं उसको खत्म कर देते। मतलब फिर ये सोचा गया ना कि बी सेल नियोप्लाज्म है, बी सेल अब नॉर्मल हो गए, बी सेल में सब कुछ हो गया, तो टी सेल्स उनको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते, मतलब उनका एक्शन देखा गया कि उनका क्या रोल है, क्या वो करने की कोशिश करते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं और कर नहीं पाते। तो उनने ये पता चला इस सारी कहानी से कि टी सेल्स बेसिकली, मतलब ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक बहुत स्पेसिफिक किस्म का मॉलिक्यूल मतलब इनकी सरफेस पे होता है, या फिर आप समझे कि वो एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीडी लाइगेंड, ठीक है, मैंने वहां नाम भी लिखा है। अभी पीडी लाइगेंड क्या है, लाइगेंड हमेशा वो चीज होती है जिसने जाके कहीं लगना होता है, किसी रिसेप्टर पे जाके जो चीज लगती है उसे लाइगेंड कहते हैं, और लाइगेंड के लिए एक रिसेप्टर का होना जरूरी है। जो हमारी बॉडी के टी सेल्स है ना, इनकी सरफेस पे नेचुरली एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं पीडी रिसेप्टर, ठीक है। ये पीडी रिसेप्टर आपका जब भी इस पीडी रिसेप्टर पे इसका लाइगेंड आके लगेगा तो टी सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, टी सेल्स सो जाते हैं बेचारे, उनको नींद आ जाती है, ठीक है, ये समझ लें। तो पीडी लाइगेंड नॉर्मली हमारी बॉडी में सिर्फ बहुत थोड़ी अमाउंट में आता है और सिर्फ उस वक्त आता है जब हमने टी सेल्स के रिस्पॉन्स को खत्म करना होता है, जब एंटीजन जा चुका होता है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स लार्ज अमाउंट में पीडी लाइगेंड को एक्सप्रेस करते हैं, पीडी लाइगेंड 1, PDL1 एंड PDL2। जब ये बहुत लार्ज अमाउंट में पीडीएल को एक्सप्रेस करती है तो ये पीडीएल लार्ज अमाउंट में जाके टी सेल्स के साथ इनके रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और टी सेल्स को सुला देता है। तो टी सेल्स होने के बावजूद भी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मतलब ऑन होने का टाइम था, जो उनको एक्टिव होने का टाइम था, उसको ऑफ कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस पीडी लाइगेंड। तो ये हमारे पास कहानी होती है पूरी की पूरी, जिसकी वजह से हॉटस्किन लिम्फोमा आपका अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट्स को शुरू की स्टेजेस में पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है, मतलब लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो रहे होते हैं लेकिन पेनलेस होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। इसकी स्टेजिंग की जाती है डिपेंडिंग अपॉन के लिम्फ नोड्स कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व है। वो 4 स्टेजेस आपकी बुक में लिखी हुई है, उनमें से याद करने वाली बात है कि एक साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, अगर सिंगल लिम्फ नोड हो या फिर 1-2 हो तो वो स्टेज 1 होती है। अगर आपके सिर्फ डायफ्राम की एक साइड पे, डायफ्राम आपको पता है ना आपका जो चेस्ट के नीचे डायफ्राम है वो होता है, अगर सिर्फ उसकी एक तरफ के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो वो स्टेज 2 है, अगर दोनों तरफ के इन्वॉल्व है तो स्टेज 3 है, और अगर पूरी बॉडी के मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो चुके हैं तो मतलब स्टेज 4 है, ठीक है। फिर इन स्टेजेस में भी हम सिम्टम्स की बेस पे पेशेंट को करेक्टराइज करते हैं कि पेशेंट स्टेज नंबर 1 में है विद ए सिम्टम्स या बी सिम्टम्स, 2 क्लासेस हमने बना लिए। ए सिम्टम का मतलब है कि उसे कोई सिम्टम नहीं है, और स्टेज 1 है, एब्सेंट है, कोई भी सिम्टम, मतलब पेशेंट को कुछ फील नहीं हो रहा लेकिन उसके अंदर हॉटस्किन लिम्फोमा बन रहा है, ठीक है।
20 सिम्टम्स का मतलब है कि पेशेंट को अब सिम्टम्स आ रहे हैं, और जो 20 सिम्टम्स हैं हमने मेन लिखे हुए हैं वो है हमारे पास नाइट स्वेट्स यानी रात को पसीने आना, वेट लॉस होना और फीवर होना, ठीक है। फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, ये 3 आपके सिम्टम्स है करेक्टरिस्टिक, फीवर, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स। इनको हम कहते हैं कि अगर पेशेंट को ये 3 सिम्टम्स हैं और साथ स्टेजिंग में कोई ना कोई एक स्टेज भी है, तो मतलब ये है कि पेशेंट स्टेज 2 एंड हैविंग बी सिम्टम्स, मतलब पेशेंट इज टिपिकल, ये क्लासिकल पिक्चर ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। उसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं, उसे प्रूराइटिस, इचिंग वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी ये मेन क्लासिफाई क्राइटेरिया, ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि ट्रीटमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है, प्रोग्नोसिस बुरा नहीं है। रेडियोथेरेपी की वजह से ना बहुत सारी और जगहों पे आपको पता है कैंसर जनरेट हो जाते थे, मतलब पहले रेडियोथेरेपी ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन रेडियोथेरेपी इज़ डेंजरस फॉर योर ऑर्गन्स एज वेल, आपके कैंसर, हार्ट, जो लंग्स है, लिवर है, उनका कैंसर डेवलप हो जाता था। इस वजह से अब कीमोथेरेपी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर पेशेंट स्टेज 1 या 2 में है तब तो कीमोथेरेपी अलोन ही उसको काफ़ी हो जाती है और काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रेट आ जाता है, 5 ईयर्स का तो 90% है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 3-4 में है तब भी कीमोथेरेपी को ही प्रेफर करते हैं। कीमोथेरेपी से मुराद होता है ना मेडिसिन देना होता है, मतलब जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं ना, वो आती हैं कीमोथेरेपी में, तो ड्रग्स भी ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का एग्रेसिव कैंसर है तो साथ रेडियोथेरेपी कंबाइन करते हैं, लेकिन प्रेफरेबल जो चीज़ है वो कीमोथेरेपी ही है। और अब तो जो हमारे पास, जब से हमें पता चले ना कि पीडी लाइगेंड इन्वॉल्व है और टी सेल की जो टी सेल को ऑफ कराने वाली चीज़ है वो पीडी लाइगेंड है, तो एंटी पीडीएल एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं, ठीक है। एंटी पीडीएल एंटीबॉडीज क्या करती है कि इस पीडी लाइगेंड को खत्म करती हैं। पीडी लाइगेंड नहीं होगा तो वो आके इस पीडी रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होगा, रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होगा तो टी सेल की स्विचिंग ऑफ करने वाला कोई भी नहीं होगा। टी सेल ऑन हो जाएंगे या टी सेल एक्टिव होंगे तो वो रीड स्टेनबर्ग सेल्स को किसी हद तक मारते हैं और वो इस लिम्फोमा को बढ़ने नहीं देते। तो एंटी पीडीएल एंटीबॉडीज अब काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और मतलब ये मतलब एक नई टेक्नोलॉजी के ये एक नई अब तो नई नहीं है वैसे, लेकिन मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू थिंग विच इज अवेलेबल नाउ। तो यहाँ पर हमारे अब जो वाइट ब्लड सेल के जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के लिम्फोमास थे हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, वो खत्म हो जाते हैं। अब हम माइलाइड प्रोजेनिटर सेल स्टार्ट करेंगे। किसी को यहाँ तो कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।